अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम तो अस्सलाम मैम। अच्छा जी बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस पिक्चर। आई फाउंड दिस पिक्चर वेरी इंट्रीगिंग। You all are very familiar with the story of a thirsty crow, but if we look in the past and if we see that we have moved on with the technological advancement to the present, and this especially this era in which you are living, the technological advancement is very fast and very efficient. So the main point of this picture is that uh, past in the past we were using different basic techniques and basic technologies, but in the present we have technological advancement, and in order to live in this present era or in order to survive in this era, you need to upgrade your skills, right? So जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपने टीचिंग मेथड के। पहले आप लोग जो है वो क्लासरूम्स में आके लेक्चर्स लिया करते थे, बट नाउ you can just take an online lecture from your home. So within this short period of time we have I believe that we all have upgraded our skills based on the technological advancement. So जो ये न्यूट्रोजेनोमिक्स है, बेसिकली न्यूट्रोजेनोमिक्स जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आउटकम है और एक प्रोडक्ट है, ठीक है? क्योंकि जीन लेवल के ऊपर फाइंड आउट करना कि आपके बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स एनी न्यूट्रिएंट, या न्यूट्रिएंट जो है वो किस तरह से जाके आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इस लेवल के ऊपर स्टडी करना, ये जो है एक एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। और इंशाल्लाह जो आगे की एज है, यू विल ऑब्जर्व के आगे की एज और आगे की आपकी स्पेशली आपकी प्रैक्टिस में, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, यू विल ऑब्जर्व कि जो न्यूट्रोजेनोमिक्स है और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है, इसको प्रमोट किया जाएगा और इसको ये ज़्यादा फेमिलियर और एप्लीकेबल मेथड ऑफ प्रैक्टिस होगा एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल मेथड जो कि आजकल फॉलो होता है, सिंपल डाइट प्लान का, जिसमें हम जनरल डाइट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने कल का लेक्चर लिया होगा, ठीक है? इट वाज अबाउट द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड हाउ न्यूट्रोजेनेटिक्स and nutrigenomics can help in the promotion of personalized nutrition. So it was just an overview कि आपकी ये जो फील्ड है ये किस तरह से आगे जाके जो है इम्प्रूव होगी और किस डायरेक्शन में जा रही है बेसिकली। सो अगर हम ट्रेंड को देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है अभी न्यूट्रोजेनोमिक्स के ऊपर एज सच कोई रिसर्चेस नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली देखें तो इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, और स्पेशली जो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है हमारी फील्ड में। और कल के जो स्पीकर थे, ही वाज फ्रॉम इंडिया, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि इंडिया में जो है इस फील्ड में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट अगर हो सकती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अगर आप लोग जो है कोशिश करें, क्योंकि बिकॉज यू आर दी वंस जो कि आगे फ्यूचर है। तो अगर आप लोग जो है इस फील्ड में इंटरेस्ट लें और इसको एक्सप्लोर करें, तो आई बिलीव दैट देयर इज़ अ very big room of research in this field. Alright, it was just an overview to start our lecture. Today we are going to cover the 6th lecture of nutrigenomics, and the topic of our lecture is influence of maternal nutrition in fetal gene expression. जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी बोलें। मैम जो आपने क्विज का बोला हुआ है कि सिनेरियो बेस्ड क्विज है, मैम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ी थोड़ा सा क्लियर बच्चे लाउडर बोलोगे, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैम मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने जो
क्विज अनाउंस किया हुआ है सिनेरियो बेस्ड, काइंडली आप उसकी थोड़ी सी में प्रैक्टिस करवा दें। फर्स्ट 5 लेक्चर्स में से हमें नहीं पता चलता कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का काफी टफ लगते हैं, तो ये इतना इजी नहीं होता। लास्ट सेमेस्टर में भी इसी वजह से हमारे ग्रेड Maria, can you type your message in the chat box? मुझे आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा एको कर रही है। ठीक है, हम लेक्चर शुरू करते हैं। आप साथ चैट बॉक्स में लिख दो, मैं बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप क्या जो भी क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस करूंगी। ठीक है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई डोंट वांट के बीच में जो है ना भी डिस्कशन। So let's begin with the topic of our lecture. It is about the influence of maternal nutrition in fetal gene expression. तो आज के लेक्चर में आप लोग ये देखेंगे कि मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल है फॉर दी fetal gene expression या development of the fetal genome. We will start from the concept of fetal programming. So now fetal programming क्या है? It is also known as the prenatal programming. Prenatal means before birth. So fetal programming जो है वो before birth होती है और definitely before birth हो रही है, तो जो ये dependent है on the maternal nutrition or the environment surrounding the fetus. So according to this theory, it suggests that the environment surrounding the fetus during its developmental phase plays an important role in determining its risk of disease during the later stages. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो कि फीटल कॉन्सेप्ट एक फीटल प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, और इसके अकॉर्डिंग फीटस के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट होगा और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल एज या क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ लाइफ जो भी सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में आपके पास स्टिमुलस होगा या न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की जो भी अवेलेबिलिटी होगी, वो एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग द रिस्क ऑफ डिजीज। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाले लेक्चर में कवर की थी कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है इट लीड्स टू द चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो बेसिकली जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो जीन लेवल के ऊपर स्पेशली जो फीटल जीनोम है वो उसको रेगुलेट करने में या उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और फिर उसकी वजह से डिजीजेस का रिस्क होने के चांसेस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द मेजर फैक्टर फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द फीटस which alters the fetal genome and it has lifelong consequences and this is known as fetal programming. ठीक है बच्चों, समझ आ गया व्हाट इज फीटल प्रोग्रामिंग? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज फीटल प्रोग्रामिंग? यस मैम, आप क्या समझ आई है? मैम जो बिफोर बर्थ जो मैटरनल न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स होती है उसकी वजह से जो लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं उन्हें फीटल प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर मदर ज़्यादा ले तो चाइल्ड ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो स्पेशली हम अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो जो है डायरेक्टली रोल प्ले करिए जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में। So there was a research which was done on the rats and mice and it has established that maternal nutrition induces the epigenetic modifications. So now what are epigenetic modifications? बच्चों आज के लेक्चर को आप नोट डाउन कर लें साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। चेंजेस आते हैं। हाँ जी, एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं? जो जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ रहे होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल टाइम। जीन के एक्सप्रेशन में जो चेंजेस आ रहे होते हैं,
ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो न्यूट्रिजनोमिक्स को पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट जो है वो एपिजेनेटिक्स का है। ठीक है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स हम बेसिकली न्यूट्रिजनोमिक्स जो है वो एपिजेनेटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं। तो epigenetics is a study which analyzes and studies the mechanism which regulates the gene expression. So epigenetic modifications जो हैं वो 3 different types की होती हैं. We have DNA methylation, histone की modification होती है, और non-coding RNA related gene silencing होती है. So according to this research, there is an evidence, scientific evidence कि maternal nutrition जो है वो induce करी है epigenetic modification which is leading to the phenotypical changes, and it impacts the postnatal body weight and skull size. phenotypical changes क्या होते हैं? जो physical traits हैं और characteristics हैं, ठीक है, जैसे आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, आपका स्किन कलर है, आई कलर, हेयर कलर, ये जो जितने भी फिजिकल ट्रेट्स हैं ये फिनोटिपिकल चेंजेस हैं. तो और जीनोटिपिकल चेंजेस वो होते हैं जो आपके जीन के एक्सप्रेशन में या जीन की सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस फिनोटिपिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए, और ये देखा गया कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो पोस्टनेटल बॉडी वेट, पोस्टनेटल मींस आफ्टर बर्थ, सो आफ्टर बर्थ जो फीटस का या इन्फेंट का बॉडी वेट है और स्कल साइज है, दीज वर द 2 पैरामीटर्स व्हिच वर related with the maternal nutrition. Nutritional insult may leave a permanent memory throughout the life. ठीक है, अब न्यूट्रिशनल इंसल्ट का मीनिंग क्या है कि बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन या एनी काइंड ऑफ misuse of the toxic materials or substances, it might lead or it might have a permanent memory throughout the life. क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर जीन एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है आपके न्यूट्रिएंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से आपके फिनोटाइप्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ परमानेंट चेंजेस आए. इसकी एक एग्जांपल जो है वो आगे जाके बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि जैसे यूज ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स है, वो आपके फीटस के ऊपर जो है वो एक उसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा उसका एक परमानेंट इफेक्ट हो सकता है. phenotypical permanent changes आ जाते हैं because of the drugs which are used during the pregnancy, या अगर मदर जो है वो यूज कर रही है कोई भी ऐसे ड्रग्स. ठीक है, there was another study which was done on the sheep. So basically ये researches जो हैं in support of the topic ऐड किए गई हैं, जबकि जो न्यूट्रिशन मैटरनल न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट कर रही है फीटल जीनोम को. पहली वाली रिसर्च जो है वो रैट्स और माइस पे हुई थी, अब ये वाली रिसर्च जो है वो शीप्स पे हुई है और कैटल्स पे हुई है. So according to the findings of this research, maternal nutrition affects the body composition, insulin sensitivity, growth rate and energy requirements. ठीक है, उस स्टडी में देखा गया था कि फिनोटिपिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि स्कल साइज चेंज हो सकता है, बॉडी वेट चेंज हो सकता है. यहाँ पे जो है इस स्टडी में ये देखा गया कि growth rate, body composition or insulin sensitivity, even energy requirements, all of these 4 factors and parameters, they were related with the maternal nutrition. During the innate pregnancy, overnutrition can lead to an overexpression of genes regulating the adipogenesis and lipogenesis in the fetal fat tissue in sheep. तो ये इसी स्टडी की फाइंडिंग्स हैं, और इसमें ये देखा गया कि ओवर न्यूट्रिशन जो है वो लीड करती है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द एडिपोजेनेसिस और लिपोजेनेसिस. एडिपोजेनेसिस क्या है? एडिपोसाइट्स यानी कि जो फैट सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन, और लिपोजेनेसिस क्या है? लिपिड की फॉर्मेशन या फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन इन दी फैट टिश्यू. और इसकी वजह से इट माइट लीड एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड एडिपोसिटी इन द अडल्ट लाइफ and impaired fetal growth, and it also increases the risk of CVD and hypertension in adulthood. ठीक है, तो अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ओवर न्यूट्रिशन से CVD और हाइपरटेंशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ड्यूरिंग द अडल्टहुड. ठीक है,
और इसके अलावा एडिपोसिटी भी इंक्रीज हो सकती है और ग्रोथ जो है या ग्रोथ रेट जो है वो भी इम्पेयर हो सकता है विद द ओवर न्यूट्रिशन। So what's the outcome of maternal nutrition? तो अगर हम समराइज करें या कंक्लूड करें कि मैटरनल न्यूट्रिशन से ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है या आउटकम क्या हो रहा है, तो मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो ऑल्टर कर रही है फीटल जीनोम को, उसकी वजह से फीटल न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इफेक्ट होता है एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंटल एडेप्टेशन। नाउ developmental adaptation is again another concept, and it basically refers to the ability of an organism to modify its phenotype in response to the environmental exposures over the course of growth and development। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, डेवलपमेंटल मीन्स के ड्यूरिंग योर डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ लाइफ, एडेप्टेशंस मीन्स के ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप जो है आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर रही है, फिनोटिपिकली आप अडेप्ट कर रहे हैं विद द एनवायरमेंटल स्टिमुलस या सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि अगर आपकी डाइट में कोई भी डेफिशिएंसी हो या एक्सेसिव इनटेक हो, तो आपकी बॉडी जो है ड्यूरिंग योर डेवलपमेंटल फेजेस अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो ऐसे है कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन का अगर हम बॉडी कॉम्पोजिशन देखें और हम यूरोपियन पॉपुलेशन की बॉडी कॉम्पोजिशन देखें तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे फिनोटिपिकल ट्रेट्स जैसे कि बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको डेवलप करने में। हमारी बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट करती है। So what is the outcome of maternal nutrition? It affects the physiology. Physiology क्या होती है? It refers to the chemical changes within the body. For instance, a change in hormone function. तो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर। अब परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर जो है उसके एग्जांपल हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है। ठीक है, आपकी ग्रोथ रेट जो है वो हाईली डिपेंडेंट है आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसी हो या आपका एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्टिव ना हो जो कि प्रॉपर ग्रोथ को सपोर्ट करे, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। एंड लास्टली द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आपके बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिपेंडेंट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, और स्पेशली जो आपके मैटरनल न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि in defining the metabolism of the offspring. As a result of मैम के लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। देखिए बच्चों, इस लास्ट पॉइंट को आप ऐसे देख लें कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है और कुछ लोग जो है वो स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं। ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म को एट टाइम्स जो है वो फॉर एग्जांपल कैफीन का मेटाबॉलिज्म जो है, कुछ लोग जो है वो स्लो कैफीन मेटाबोलाइजर्स होते हैं, कुछ लोग फास्ट कैफीन मेटाबोलाइजर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये डिपेंडेंट है मैटरनल न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। ठीक है, जितना एक्सपोजर होगा कैफीन का उस पर ये डिपेंडेंट होता है कि आगे ऑफस्प्रिंग में और जनरेशन में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका डिफाइन करता है, आपके बॉडी वेट को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ओवरऑल डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन जो है वो भी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट होती है। तो ये कुछ फैक्ट जो इस वक्त मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ये डिस्कस कर रही हूँ कि जो मैटरनल
न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये दोनों मिल के डिफाइन करते हैं और इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग के या फ्यूचर जनरेशन के मेटाबॉलिज्म को, उनकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा उनके मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं। So as a result of these developmental shift and adaptation, it might influence the individual metabolic, endocrine, cardiovascular system in the adult life. So ये जो आपको स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली रिसर्च आर्टिकल से उसकी मेजर फाइंडिंग्स को कॉपी पेस्ट किया गया है डिस्कस करने के लिए कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो ओवरऑल आपके लाइफ को या आपकी फ्यूचर लाइफ को प्रिडिक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर हम देखें कि इसकी वजह से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है, जो हार्मोनल सिस्टम है, इसके अलावा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स are dependent on the maternal nutrition and developmental adaptations. और ये जितने भी चेंजेस हैं इन सिस्टम्स में ये ड्यूरिंग द अडल्टहुड जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एट बर्थ ओवर न्यूट्रिशन, अगर मैटरनल ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एट बर्थ जो है वो बॉडी वेट ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैटरनल न्यूट्रिशन का इफेक्ट उस इन्फेंट को जो है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द अडल्टहुड फेस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो फीटल के जीनोम को चेंज कर रहा है। अब वो जीनोम जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है आगे जाके, वो जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी डेवलपमेंटल एडेप्टेशंस, कि उस बच्चे की बॉडी जो है वो किस तरह से अडेप्ट कर रही है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड स्टिमुलस। क्लियर हो गया? यस मैम। मुंतहा? यस मैम। समझ आइए बच्चे? यस मैम। क्या समझ आइए? मैम के जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करती है मैटरनल न्यूट्रिशन, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो ग्रोथ रेट को बॉडी की अफेक्ट करते हैं और जो बेबी को अफेक्ट करते हैं आफ्टर बर्थ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो भी इफेक्ट होते हैं मैटरनल न्यूट्रिशन में, जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है और मेटाबॉलिक सिस्टम आ जाता है। वेरी गुड। अब ये एक और रिसर्च है, ठीक है, और इसमें ये देखा गया है कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन बोथ reduces the placental fetal blood flows and results in the stunted fetal growth. अब इस रिसर्च को डीप डाउन देख लेते हैं कि इस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हैं। ये मेजर फाइंडिंग्स हैं और ये अगेन ये जो फ्लो चार्ट है ये इस आर्टिकल से कॉपी किया गया है डिस्कस करने के लिए कि मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन बोथ ऑफ देम लीड्स टू द stunted growth and increases the susceptibility of different diseases including type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular disease. ये वाला जो पॉइंट है अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन वाला, आप थोड़ा सा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में जो कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्रेशन था उसमें कवर कर चुके हैं कि बोथ मैटरनल ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन लीड्स टू द चाइल्डहुड ओबेसिटी। ठीक है, तो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फीचर प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंडेंट है मैटरनल न्यूट्रिशन पे, और फीचर प्रोग्रामिंग की वजह से जो है, चलें इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैटरनल ओवर न्यूट्रिशन जो होगी मीन्स के मदर जो है वो एक्सेसिव उसका कैलोरिक इंटेक है या फैट इंटेक है, या बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द मैटरनल और प्लेसेंटल, it leads to the fetal exposure to excess nutrition, यानी कि फीटस को जो है वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स उसके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे जब जो सराउंडिंग है हमने ये डिस्कस किया, फीटल प्रोग्रामिंग जो है वो सराउंडिंग पे को डिफाइन करती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। तो
फीटस में अगर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स का एक्सपोजर होगा फीटल प्रोग्रामिंग की वजह से, हम ये देखेंगे कि जो इन्फेंट्स हैं या तो वो नॉर्मल बर्थ वेट पे होंगे या हाई बर्थ वेट पे, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इज द पॉसिबिलिटी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो बेबी भी जो है वो ओवर वेट हो, ठीक है। बेबी जो है वो नॉर्मल वेट पे भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको ये पता है कि फीटल प्रोग्रामिंग या एक्सेस न्यूट्रिशन के एक्सपोजर की वजह से जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी फीटल जीनोम चेंज हो रहा है। अब जब फीटल जीनोम चेंज हो गया तो उसके जीनोम में ये ससेप्टेबिलिटी है कि वो जो है ओबीस हो, और जब वो ओबीस होगा तो उसकी वजह से रिस्क ऑफ डिफरेंट डिजीजेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि सीबीडी का रिस्क और हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, तो इनका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन जो है इट लीड्स टू द फीटल एक्सपोजर टू द अंडर न्यूट्रिशन। फीटल प्रोग्रामिंग जो है वो रोल प्ले करेगी और बेबी जो है वो लो बर्थ वेट पे होगा, और एट टाइम्स जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं वो जो है वो ओबेसिटी उनमें हो सकती है, चाइल्डहुड ओबेसिटी हो सकती है, और उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट डिजीजेस का रिस्क जो है वो इंक्रीज होगा। तो मुझे ये कौन बताएगा कि लो बर्थ वेट बेबीज को ओबेसिटी कैसे हो सकती है? जी मैम अभी आपने फीडर प्रोग्रामिंग की बात की थी कि अगर न्यूट्रिएंट एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है या कम है, तो उसकी वजह से जो फीटल जीनोम है उसके ऊपर हमारा वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसके बाद जो है वो फिजियोलॉजिकली और एक मिनट जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों जीन एक्सप्रेशन में चेंज आएगी, जिसकी वजह से फिनोटिपिकली जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ की एक्सप्रेशन हो सकती है और जीनोटिपिकली। वेरी एक्सेलेंट, ठीक है, वेरी गुड रमीशा। बात वही है बच्चों के, हो सकता है कि फिजिकली वो बच्चा देखने में लो बर्थ वेट हो, लेकिन सिंस उसका फीटल जीनोम जो है वो इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द मैटरनल न्यूट्रिशन, वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ उसको ओबेसिटी भी हो सकती है और फिनोटिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज और सीवीडी ये भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड रमीशा, वेरी वेल एक्सप्लेन। ये वही उसी रिसर्च की फाइंडिंग्स है। कहने के लिए अंडर न्यूट्रिशन जो है, अगर हम देखें तो अंडर न्यूट्रिशन से हमें समझ नहीं आती कि अंडर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे ओबेसिटी कॉज कर सकता है। तो वही बात है कि वो बेसिकली फीटल जीनोम को चेंज कर रहा है। इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेन को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है, और इसके अलावा डाउन रेगुलेट करती है ग्रोथ को, अर्ली मैचुरेशन हो सकती है, ऑल्टर्ड बॉडी कॉम्पोजिशन हो सकती है। उस सब की वजह से जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, और ये सारी कंडीशंस जो है वो टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस हैं कि कैसे अंडर न्यूट्रिशन डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकती है। अब ये एक और एविडेंस है, एक और रिसर्च है, और इसमें हम ये देख सकते हैं फाइंडिंग ऑफ दिस रिसर्च इंडिकेट दैट देयर इज एन एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन हाइपरटेंशन एट 6 months ऑफ एज, ठीक है। 6 months जो है वो बहुत कम एक एज है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि बेबी को जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है, बट वी हैव अ साइंटिफिक एविडेंस कि हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो सकती है एज अर्ली एज 6 months ऑफ द एज, ठीक है। और अगेन इसका जो रीजन है वो यही है कि फीटल जीनोम जो है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि 6 months ऑफ द एज पे आप देख सकते हैं कि अब उस बच्चे की डाइट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्ट नहीं ले रहा उस वक्त, क्योंकि 6 months ऑफ द एज पे तो ऐसा सिर्फ फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का रीजन क्या है कि वो उसका फीटल जीनोम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिकॉज ऑफ द मैटरनल न्यूट्रिशन। अब जो हम स्टडी करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज द फीटल प्रोग्रामिंग एंड वैस्कुलर डिसफंक्शन, ठीक है।
वैस्कुलर डिस्फंक्शन क्या होती है? व्हाट इज वैस्कुलर डिस्फंक्शन? क्या समझ आता है आपको ये देखिए? मैम बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग में इशू आ जाता है, उसको वैस्कुलर डिसफंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली वैस्कुलर जो है वो रेफर कर रहा है आपके वेस्कुलर सिस्टम यानी वेसल सिस्टम्स को, और फीटल प्रोग्रामिंग का जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑन द वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर डिसफंक्शन। अब इस पे भी एक रिसर्च हुई भी है और इट वाज अ कोहॉर्ट स्टडी. There were 15,000 Swedish men and women, and this study analyzed the association between reduced fetal growth rate and increased risk of death from ischemic heart disease. कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन वो डिजाइन होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं और देखते हैं। अब इस स्टडी के अकॉर्डिंग स्वीडिश पॉपुलेशन के ऊपर ये स्टडी की गई और इसका मेन एम जो था वो ये था कि ये ऑब्जर्व करना था कि जो फीटल ग्रोथ रेट है वो कैसे रिलेट करता है विद द रिस्क ऑफ दी इस्कीमिया या इस्केमिक हार्ट डिजीज के साथ कैसे रिलेट करता है। तो इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि रिड्यूस्ड फीटल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज करता है रिस्क फ्रॉम दी इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होते हैं ये तो मैंने पूछा ही आपसे। व्हाट इज इस्कीमिया? मैम बॉडी के किसी ऑर्गन में अगर जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे जहाँ पे ब्लड की कमी होती है वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है। मतलब ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Ischemia is death of an tissue tissue or organ की डेथ एम को। क्लॉट बनने की वजह से जो है यस मैम, जिसका उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से एक टिश्यू की एक पार्ट ऑफ हार्ट की डेथ हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम क्यों हो रही है? मैम क्योंकि एम ब्लॉकेज की वजह से क्लॉट बन जाता है। ब्लैक फॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से? क्लॉट बन जाता है। ठीक है। I'm narrowing of arteries. वेरी Yes, गुड narrowing of arteries. वेरी गुड जैनब। ठीक है, सिंपल वर्ड में हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका वेस्कुलर सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, ठीक है, और आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो डाउन होती हैं और फिर इसके बाद वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी और इस्कीमिया होगा। ठीक है, तो ischemic heart disease refers to the heart problems which are caused by the narrowed heart arteries. और अब आपको ये बेसिकली इसलिए डेफिनेशन डिस्कस किए ताकि आप ये रिलेट कर सकें कि एक्चुअली इस रिसर्च में क्या हो रहा है कि हमने ये देखा है कि फीटल ग्रोथ रेट जो है वो कैसे वैस्कुलर फंक्शन को इम्पेयर कर रहा है और उसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है। Vascular programming of the fetus, there are various nutritional factors which help in the vascular programming. ठीक है, वैस्कुलर प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि वैस्कुलर सिस्टम का जो जीनोम है या वैस्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं हम इस रिसर्च में। और इस रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि फीटस जो है वो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ले रहा है मदर से। ठीक है, तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी डिपेंडेंट है ऑन दी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अब देयर आर 6 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि स्पेशली वैस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज द आइसोफ्लेवोन्स, then we have arginine and ornithine. Arginine और ornithine जो है both of them are the types of amino acids. Calcium है, iron है, cofactors like folic acid and taurine, and vitamins including vitamin A and D. So all of these 6 nutrients plays an important role in the vascular programming of the fetus. अब ये as it is आप लोगों को याद होने चाहिए कौन कौन से हैं, आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आर्जिनिन और ऑर्निथिन आगे के स्लाइड में जाके कि ये कैसे वैस्कुलर सिस्टम में की डेवलपमेंट या वैस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एक ओवरव्यू दे दूं कि आर्जिनिन ऑर्निथिन जो है दोनों टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे आर यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और maternal undernutrition, overnutrition, both of the statuses regulates the
arginine and ornithine levels in the fetal surrounding. ठीक है, क्योंकि arginine और ornithine फीटस जो है वो अपनी सराउंडिंग से लेगा, तो मदर की डाइट में arginine ornithine लेवल्स जो हैं वो अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में नहीं होंगे तो वो फीटल प्रोग्रामिंग के ऊपर इफेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम ये देखें कि arginine जो है वो, ये तो हमें समझ आ गया कि arginine एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वेस्कुलर प्रोग्रामिंग में रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम इसको डिटेल में देखें कि arginine ornithine कैसे vascular programming में रोल प्ले करते हैं, तो arginine ornithine are the common substrates for the nitric oxide and polyamine। अब नाइट्रिक ऑक्साइड और पोलीएमाइंस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रेगुलेट करता है प्लेसेंटल फीटल ब्लड फ्लोज को और ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू द फीटस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में। और हम ये बात जानते हैं कि जो ब्लड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द फीटस फ्रॉम मदर। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो डिपेंडेंट है ऑन दी arginine and ornithine। Polyamides क्या हैं? They regulate the DNA and protein synthesis, cell proliferation and differentiation, and changes in the polyamine levels have been associated with aging and diseases। तो polyamides जो है वो DNA synthesis और cell proliferation और differentiation में रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा अगर polyamides जो हैं वो चेंज होंगे तो दे आर रिलेटेड विद द एजिंग एंड डिजीजेस, उसकी वजह से एजिंग और डिजीजेस हो सकती है। तो अगर मैं समराइज करूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड और पोलीएमाइंस क्या हैं, दे आर द मेजर वेजोडाइलेटर्स एंड एंजियोजेनेसिस फैक्टर। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना वो मेजर वेजोडाइलेटर है और एंजियोजेनेसिस फैक्टर। अब डायलेटर, वेजोडाइलेटर क्या होता है? व्हाट इज वेजोडाइलेटर? जो वेसल्स को डायलेट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, जो वेसल्स की डायलेशन को मेंटेन करता है। और एंजियोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज एंजियोजेनेसिस? मैम न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन। वेरी गुड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक तो इट इज द मेजर वेजोडाइलेटर, मींस के वो आपके ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो वेसल्स की डायलेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा इट इज एन एंजियोजेनेसिस फैक्टर, इट मींस के जो आपकी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन है इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और पोलीएमाइंस जो है दे आर द की रेगुलेटर्स ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो इनके एक इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए माइंड में, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड और पोलीएमाइन का सिंथेसिस है ये डिपेंडेंट है arginine और ornithine के ऊपर, जो कि अमाइनो एसिड्स हैं। अब एक रिसर्च हुई भी और इसमें देखा गया कि जो ओवर न्यूट्रिशन है यानी जो ओबीस सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर रिसर्च हुई थी और देखा गया था वो ओबीस सब्जेक्ट जिनमें एलडीएल और हाइपरकोलेस्टेरोलिया की स्टेट जो है वो प्रेजेंट है, it leads to the impaired placental synthesis of nitric oxide and polyamides। ठीक है, तो हमारे पास ये एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस कि ओवर न्यूट्रिशन जो है और स्पेशली जो मदर जो है वो ओबीस हैं और हाइपरकोलेस्टेरोलिया की स्टेट में है उसमें प्लेसेंटल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और पोलीएमाइन जो है वो इम्पेयर होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा, प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होंगे। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैटरनल and higher cholesterol levels impairs the endothelial nitric oxide synthesis। So इसका mechanism क्या है? Hypercholesteremia increases the oxidative stress which leads to the loss of BH4 and deficiency of BH4 results in the reduced expression and inactivation of nitric oxide synthase NOS। ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस जो है वो इफेक्ट हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है। मैकेनिज्म इसका ये है कि जब हाइपरकोलेस्टेरोलिया होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में ज़्यादा होता है और उसकी वजह से BH4 की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो BH4 की डेफिशिएंसी है ये जीन लेवल के ऊपर
नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो कि एक एंजाइम है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसाइज कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को ही कम कर देंगे BH4 अगर कम होगा, और इसके साथ साथ वो इनएक्टिवेट होगा। Now what is BH4? इसको देख लेते हैं। BH4 is the tetrahydrobiopterin and it naturally occurs. It is a naturally occurring essential cofactor of the arginine. ठीक है, ये बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, नेचुरली अकरिंग कोफैक्टर है फॉर द आर्जिनिन, यानी आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है एंड इट हैज मल्टीपल रोल्स इन द ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। और कुछ रोल्स अगर मैं डिस्कस करूं क्या है, it is an essential cofactor for the nitric oxide synthase. It plays an important role in regulation of normal fetal plasma and amniotic and alanotic fluids. ठीक है, सो जो fetal fluids हैं और प्लाज्मा है उसके अंदर BH4 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसके साथ साथ वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो कि एक एंजाइम है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में को प्रमोट करता है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा BH4 जो है it is also a cofactor of three amino acid including phenylalanine, tyrosine and tryptophan, and these are the precursors of dopamine and serotonin. Dopamine और serotonin जो है वो दो hormones हैं जो कि related है with the feeling of pleasure and reward system, और BH4 जो है वो act करता है as a cofactor for these three amino acid. Cofactor means कि वो इसकी synthesis को में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको एफिशिएंट करेगा, फास्ट करेगा। तो आगे देख सकते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल, अदर देन द रोल विद द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, BH4 जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस में भी को भी इफेक्ट करता है। टारगेट ऑफ रेपामाइसिन MTOR। अब ये जो MTOR है ये भी आप लोग ऑलरेडी फोर्थ लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, फुल फॉर्म MTOR की क्या है? टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। और ये है क्या? इट इज अ प्रोटीन काइनेज व्हिच रेगुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो है वो कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को इन रिस्पांस टू द न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, सेलुलर एनर्जी, स्ट्रेस एंड एजिंग। And MTOR is also implicated in disorders like cancer, cardiovascular disease, obesity and diabetes. ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो कि MTOR आप लोगों ने स्टडी किया था विद द एजिंग, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक हमने MTOR से रेलेवेंट देखा है, एक तो उसमें कार्सिनोजेनेसिस देखा था, दूसरा हमने उसको देखा था कि वो एजिंग को जो है वो एजिंग को जो है वो एक्सेलरेट करता है। तो अगर हम MTOR को कम करेंगे तो एजिंग भी कम होगा, क्योंकि बेसिकली MTOR जो है वो सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के साथ को प्रमोट कर रहा है, और उसकी वजह से फिर कैंसर भी हो सकता है और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी हो सकते हैं, डायबिटीज भी हो सकती है, ओबेसिटी भी हो सकती है। ठीक है, ये इसी स्टडी की फाइंडिंग है जिसमें प्लेसेंटल फीटल आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन लेवल्स को रिलेट किया गया है with the fetal growth and development. So when there is a reduced fetal arginine levels, reduced arginine ornithine transport, plus the maternal undernutrition or overnutrition leads to the decrease in the nitric oxide and decrease in the BH4. अब ये जो जितने भी ग्रीन बॉक्सेस हैं ये सारे रोल प्ले कर रहे हैं एज अ को-फैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू द फीटस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने NOS का रोल भी देख लिया है, BH4 का रोल भी देख लिया है, MTOR को भी स्टडी कर लिया है और पोलीएमाइन्स को भी देख लिया है। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लीड करेंगे टू डिक्रीज इन द प्लेसेंटल एंजियोजेनेसिस एंड ग्रोथ, यानी अगर प्लेसेंटल आर्जिनिन ऑर्निथिन की डेफिशिएंसी होगी तो एंजियोजेनेसिस नहीं होगा, यानी ब्लड वेसल फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से प्लेसेंटल फीटल ब्लड फ्लोज जो हैं वो इम्पेयर होंगे, इफेक्ट होंगे, और एज अ रिजल्ट जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी हिंडर होगी, और उसकी वजह से जो ओवरऑल रेड बॉक्स में आप आउटकम देख सकते हैं, सबका आउटकम ये है कि जो फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है और वो कम हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको स्टडी की फाइंडिंग्स? हाँ जी, यस मैम।
मूव ऑन करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फीटल प्रोग्रामिंग। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या आ रही है। ये वाली लाइन बिल्कुल शुरू की स्टडी में देखी थी जो रैट्स के ऊपर हुई थी कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस करती है। अब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या है, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है डीएनए के साथ। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में एसिटाइलेशन भी आ जाती है और मिथाइलेशन भी आ जाती है। सही है। डीएनए मिथाइलेशन से क्या होता है कि जीन जो है वो साइलेंट होता है और इसका जो भी मैकेनिज्म है वो ये है कि मिथाइल जो है वो जाके बाइंड कर देगा डीएनए के साथ, उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो जाएगा और डीएनए जीन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। अब मैंने इसको डिटेल में नहीं कवर किया क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं जहां हमने एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन स्टडी की थी। और ये मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के जो 3 डिफरेंट चेंजेस हैं वो क्या हैं, और डीएनए मिथाइलेशन से जीन साइलेंट होगा या एक्सप्रेस होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन से जीन साइलेंट होगा या एक्सप्रेस होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ये बार बार रिपीट नहीं होंगे। आगे जाके बस सिर्फ यही होगा कि डीएनए की मिथाइलेशन होगी। अब आपको खुद पता होना चाहिए डीएनए मिथाइलेशन होगी तो इसका मतलब है जीन साइलेंट हो रहा है। अच्छा जी, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि डीएनए मिथाइलेशन को कंट्रोल करते हैं और लीड करते हैं, जिसमें से अगर हम देखें तो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेस जो कि एंजाइम्स हैं जो कि कैटलाइज कर रहे हैं डीएनए मिथाइलेशन को, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डीएनए मिथाइलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो मैटरनल डाइट है वो ऑल्टर करती है एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनएमटीज इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हमें ये पता है कि मैटरनल डाइट जो है वो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड दिस, तो ये है कि मैटरनल डाइट बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ डीएनएमटीज को चेंज करती है। और डीएनएमटीज क्या है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स व्हिच कैटलाइजेस द डीएनए मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन से भी जीन साइलेंसिंग होती है। ठीक है, एसिटाइलेशन से जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल होता है, ओपन होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो ओपन स्ट्रक्चर जो है वो जीन को ऑन करता है, जीन एक्सप्रेस होता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और एसिटाइलेशन की वजह से स्ट्रक्चर ओपन होता है, डीएसिटाइलेशन की वजह से स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है और जीन्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। इफेक्ट ऑफ डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन ऑन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि डीएनए मिथाइलेशन से और एसिटाइलेशन से जीन के एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट होता है। डीएनए मिथाइलेशन से जीन साइलेंट होता है और हिस्टोन एसिटाइलेशन से जीन एक्सप्रेस होता है, जीन टर्न ऑन होता है। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि डीएनए मिथाइलेशन जो है वो मॉड्यूलेट करती है मिथाइल सेंसिटिव डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को और फिर उसकी वजह से क्रोमेटिन कॉन्फर्मेशन चेंज होती है। ठीक है, क्रोमेटिन कॉन्फर्मेशन मीन्स जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा और ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। हिस्टोन एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन जो है वो भी जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है और कैसे करती है कि पोजीशनिंग ऑफ द हिस्टोन और डीएनए इंटरैक्शंस जो हैं वो चेंज होते हैं। एफिनिटी फॉर द हिस्टोन बाइंडिंग टू द डीएनए वो इफेक्ट होती है, देयरबाय इट अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन। ये एक एविडेंस है जो कि ये प्रूव करे कि डीएनए मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं और मैकेनिज्म क्या है वो अब आप लोगों के सामने एज इट इज है। ठीक है, या आप लोग खुद ही इसको समझ लेना और देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द इफेक्ट ऑफ मेथनिन डेफिशिएंसी। हम लोग बात कर रहे थे मैटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर मदर की डाइट में मेथनिन की डेफिशिएंसी हो, मेथनिन क्या है, इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर अगेन एक रिसर्च है जो कि मेथनिन के ऊपर हुई है और इसमें ये देखा गया है कि व्हेन देयर इज अ मेथनिन डेफिशिएंसी, marked reduction in the genomic DNA methylation, it has been associated with the marked reduction in the DNA methylation.
यानी कि डीएनए की मिथाइलेशन में डीएनए की मिथाइलेशन कम होगी और इसकी वजह से नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्मली साइलेंट पैटर्नल H19 एलील ये एक्सप्रेस होगा। अगर मदर की डाइट में मेथियोनिन की डेफिशिएंसी हो तो एक तो डीएनए की मिथाइलेशन जो है वो कम होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि नॉर्मली H19 एलील जो कि साइलेंट होता है वो आगे जाके ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा और ये जो H19 एलील है इट इज रिलेटेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ IGF2। अभी IGF2 क्या है? इट इज द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर व्हिच इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसके अलावा क्या चेंजेस आएंगे कि हिस्टोन की एसिटाइलेशन होगी इन दी पोस्टनेटल रैट लिवर, यानी जो रैट लिवर है उसके अंदर भी हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन हो रही है। तो ये बेसिकली डिस्कस किया है कि जीन लेवल के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे अगर मेथियोनिन की डेफिशिएंसी हो। तो ये 3 डिफरेंट चेंजेस हैं। एक ये कि डीएनए मिथाइलेशन कम हो रही है, H19 एलील जो कि नॉर्मली साइलेंट है वो उसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा और हिस्टोन की एसिटाइलेशन भी ज़्यादा होगी। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो ट्यूमर सप्रेसर्स हैं ये वो जीन्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे P27 आप लोगों ने स्टडी किया था, इसी तरह आज हम P53 को स्टडी करेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो है वो बेसिकली दे आर नोन एज द जीनोम गार्डियंस, ठीक है? क्योंकि ये जीन्स जो है वो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे होते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। तो P53 is a tumor suppressor gene and it is also known as a genome guardian. अब ये ट्यूमर को कैसे सप्रेस करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देख लेते हैं। कि जो P53 जीन है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, सेल प्रोग्रेशन को भी रेगुलेट करता है और एपोप्टोसिस को भी रेगुलेट करता है। तो अगर जब डीएनए डैमेज हो तो P53 जो है वो इंड्यूस होता है, यानी P53 का एक्सप्रेशन जो है वो इंड्यूस होता है और P53 पे क्या करता है कि एक्टिवेट्स द सेल साइकिल इनहिबिटरी जीन P21 एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। इसको आप इस फ्लो चार्ट से समझ लें, ठीक है? जब डीएनए डैमेज हुआ तो आपकी बॉडी ने P53 के एक्सप्रेशन को इंड्यूस किया। P53 क्या है? इट इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी ये ट्यूमर को सप्रेस करेगा, ट्यूमर की प्रोग्रेशन को सप्रेस करता है। अब ये कैसे सप्रेस करता है? ये 2 तरह से करता है। एक तो ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, यानी ट्यूमर सेल्स का एपोप्टोसिस होगा। और इसके अलावा ये जो P21 है इसके एक्सप्रेशन, P21 अगेन हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है और P21 का एक्सप्रेशन जो है वो P53 पे डिपेंडेंट है। जब P53 एक्सप्रेस होगा तो वो P21 को एक्सप्रेस करेगा। अब P21 क्या करेगा? वो सेल साइकिल अरेस्ट करता है, यानी कि सेल साइकिल को इनहिबिट करता है। इस तरह से ये दोनों ट्यूमर केस को सप्रेस करते हैं और ट्यूमर प्रोग्रेशन को हिंडर करते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो एपिजेनेटिक चेंजेस लेके आती है। और अगर मैं आपसे मैकेनिज्म पूछूं कि कौन सा एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, तो हमने ये देखा था कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है वो DNMTs के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से फीटल प्रोग्रामिंग और अडल्ट प्रोग्रामिंग में चेंजेस आते हैं। और अब ये एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। They are the stable alterations of the gene expression through covalent modifications of DNA and core histones, यानी कि DNA में और histones में कोवलेंट मॉडिफिकेशंस आते हैं। जैसे डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, हिस्टोन में भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है और एसिटाइल ग्रुप ऐड हो सकता है और उसकी वजह से फिर आगे चेंजेस आ सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ में। ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। बच्चों समझ आइए लेक्चर की? यस मैम, समझ तो आ गया मगर लेक्चर बहुत लेंथी है मैम, जरा लेंथी है, समझ आ गई। चलो ठीक है, अब इसको रिवाइज कर लेना तो और समझ आ जाएगी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसमें डिफरेंट रिसर्चेस जो है वो ऐड की गई हैं इन सपोर्ट ऑफ द टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक हमारा ये है कि मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो फीटल जीनोम को अफेक्ट कर रही है, ठीक है? तो इसको माइंड में रख के जब आप रिसर्च वाइज इस
टॉपिक को कवर करोगे, इस लेक्चर को कवर करोगे तो आप लोग के लिए आसानी होगी। और दूसरा मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कहती हूँ कि अपने नोट्स बनाओ। जब आप अपने नोट्स बना लोगे तो ये पूरा लेक्चर जो है वो सिर्फ एक पेज का है, ठीक है। टेराटोजेंस की बात करते हैं। टेराटोजेंस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ हम मैटरनल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वहाँ टेराटोजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि टेराटोजेंस क्या होते हैं। व्हाट आर टेराटोजेंस? मैम जो भी चीज़ जो है वो डिफेक्ट कॉज करती है बर्थ के टाइम। तो बेसिकली टेराटोजेंस जो है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, टॉक्सिन या इवन न्यूट्रिएंट हो सकता है जो कि बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है। ये लाइन मैंने शुरू में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि जो न्यूट्रिशनल इंसल्ट है, न्यूट्रिशनल इंसल्ट में लीव अ परमानेंट मेमोरी थ्रू आउट दी लाइफ। सो हम टेराटोजेंस आगे डिस्कस करेंगे। टेराटोजेंस जो है वो एक एग्जाम्पल है स्टेटमेंट की कि टेराटोजेंस जो है वो आपके बॉडी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं फीटस के अंदर, ठीक है। Teratogens क्या है? They are any substance which causes the birth defect. It is an agent or a factor which causes malformation of an embryo. Teratogens are classified into 4 types. We have physical agents, जिसमें radiations आ जाती हैं, metabolic conditions, maternal infections, drugs and chemicals. So yes, it is आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा teratogens जो है वो basically Greek word teratos से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है और टेराटोस का मीनिंग है मॉन्स्टर। ये एग्जांपल्स हैं टेराटोजेंस की। रेडिएशन, अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीटस को अफेक्ट कर रही हैं, फीटल जीनोम को अफेक्ट कर रही हैं और उससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ द प्रूवन टेराटोजेंस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक केयर शुड बी टेकन व्हाइल कंसिडरिंग द फॉलोइंग टेराटोजेंस। और इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं, जैसे कि सेडेटिव, हाइप्नोटिक्स ड्रग्स हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, एंटी कन्वर्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स। ये सारे ड्रग्स जो हैं वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। तो केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाइल कंज्यूमिंग दीज ड्रग्स। इसके अलावा ये एज इट इज एग्जांपल्स हैं बच्चों, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। ये मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आई नो ये टॉपिक आप ऑलरेडी आपको आइडिया है इसके बारे में। हम डिस्कस कर लेते हैं रुबेला को, ठीक है। रुबेला जो है वो एक वायरस है जिसकी वजह से जर्मन मीजल्स होते हैं। सो इफ मदर इज इन्फेक्टेड विद रुबेला वायरस, उसकी वजह से फीटस में चेंजेस आते हैं और कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम CRS ये होता है। तो रुबेला वायरस जो है इट इज कंसिडर्ड एज एन इन्फेक्टिव टेराटोजन और अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुबेला वायरस से इन्फेक्ट हो रही है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि बेबी में CRS विच इज कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम इसके होने के चांसेस हैं। अब रुबेला सिंड्रोम क्या है? इसमें जो है वो कैटरैक्ट, ग्लाइकोमा हो सकता है, कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डेफनेस हो सकती है, टूथ एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे परमानेंट इफेक्ट हैं जो कि हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी रुबेला वायरस, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि स्किन में चेंजेस आ रहे हैं और इन्फेक्शन हो सकती है फ्रॉम द ड्रग यूज। इसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट्स दी ऑर्गन्स और आप ये देख सकते हैं कि बेबी जो है इसके अपर लिम्स जो हैं वो नेगेटिवली या प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं और इसका रीज़न जो है वो टेराटोजन है। फीटल वॉरफेरिन सिंड्रोम, अगेन ये एक वॉरफेरिन जो है वो एक ड्रग है, ठीक है, और एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ब्लड थिनिंग ड्रग है। तो अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉरफेरिन कंज्यूम करती है तो उसकी वजह से फीटल वॉरफेरिन सिंड्रोम हो सकता है। और अगेन ये जो वॉरफेरिन सिंड्रोम है इसमें परमानेंट फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सैडल नोज है, रिटार्डेड ग्रोथ है,
और इसके अलावा लेंस, आईज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इफेक्ट होते हैं। सैडल नोज जो है वो बेसिकली क्या होती है, इसमें जो नोज ब्रिज है वो कोलैप्स होता है, ठीक है। तो ये बर्थ डिफेक्ट है बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द वारफेरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। So that's it for today's lecture. और बाकी आप लोग जो है अपने लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे फॉर योर क्विज, ठीक है। और मुझे अपने मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है कि जी स्लाइड ज़्यादा ना बनाएं, तो ये ना करें वो ना करें। बच्चों देखो, तुम लोग ये बात समझ लो कि जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये इसलिए पढ़ रहे हो ताकि ये आगे फ्यूचर लाइफ में तुम लोगों के काम आए, ठीक है। तो इसको ये सोच के पढ़ो कि हमने सीखना है, बजाय इसके कि हमने इतना ग्रेड लेना है। ठीक है, ग्रेड इम्पोर्टेंट है और उसके लिए एफर्ट्स चाहिए, और वो एफर्ट्स ऑब्वियसली आप लोग खुद करोगे, लेकिन ये मोटिव रखना कि जी हमने ए ग्रेड लेना है तो जी इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये अपने दिमागों से निकाल दो। अगर बाकी सक्सेसफुल होना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये जो आपकी 4-5 साल की डिग्री है, इसको सिर्फ इसलिए पढ़ो कि हम लोगों ने इससे सीखना है, ठीक है। और आप लोगों का जो टेंशन है जी क्विज की, तो बच्चों आप लोग परेशान ना हो। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आप लोग की लेक्चर्स में जो रिसर्चर्स हैं उन्हीं से सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं, या सिनेरियो बेसिकली होता है एक सिचुएशन देना, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एपिजेनेटिक्स पढ़ाया है, उसमें मॉडिफिकेशंस बताए हैं, तो मैं एक सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि एक इंडिविजुअल है, उसके डीएनए की मिथाइलेशन हो गई है, तो अब आप बताएं कि उसके क्रोमेटिन पे क्या इफेक्ट होगा, या उसके जीन साइलेंसिंग पे क्या, उसके जीन के एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा। सो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो उसी सिनेरियो के अंदर ही होगा। अगर आपको सिनेरियो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को आंसर भी समझ आ जाएगा। न्यूट्रोजेनोमिक्स को अगर पढ़ना है, समझना है और पास होना है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं आप लोगों को जो है वो मेरा खुद फोकस ये होता है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊं, ठीक है। तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एपिजेनेटिक्स क्या है, फीटल प्रोग्रामिंग, आज के लेक्चर की एग्जांपल दे देती हूँ। फीटल प्रोग्रामिंग क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है, मैटरनल न्यूट्रिशन कैसे फीटल जीनोम को अफेक्ट कर रही है, इसके डायरेक्ट आंसर्स आपकी स्लाइड में गिवन नहीं है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाए हैं, कॉन्सेप्ट दिए है। इसी वजह से आप लोगों के क्लास नोट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि अगर आप लोगों को बात स्लाइड देख के समझ ना आए तो वो आप एटलीस्ट अपने क्लास नोट खोल के समझ लें। इसके अलावा आप लोगों के पास सबसे बड़ा एडवांटेज रिकॉर्डिंग्स का है। हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद वो उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन भी पूछती हूँ। तो बच्चों इससे ज़्यादा आसानी और हलवा तो आपको दिया ही नहीं जा सकता कि एक रिकॉर्डिंग के अंदर एक टीचर के क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब और क्या चाहिए आपको, ठीक है बेटा। मैं आपको मैम और बच्चों आप लोग के जो एलएमएस रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बिफोर क्विज जो है रिजॉल्व कर लें, क्योंकि फिर बाद में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वनीजा मैं अभी जाके आपको ऐड करती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। ओके मैम। तो मैम क्विज में एमसीक्यूज होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे? जब क्विज बन जाएगा तो फिर पता चल जाएगा, अभी तो मैंने क्विज ही नहीं बनाया। अच्छा, चले बच्चों, फिर ये है कि मैं फिलहाल सेशन लीव कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई लेक्चर देख के। अटेंडेंस जो है वो मैं आप लोगों की मार्क कर लूँगी रिपोर्ट से। और गुड लक फॉर योर क्विज, ठीक है। और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्विज को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। कोई बात नहीं समझ आती, अब आप लोगों की गलती ये है कि आप लोग लास्ट मोमेंट पे बुक्स खोलते हो, ठीक है। अब ये तो आज मुझसे पूछ रहे हो कि जी आप हमें बता दें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि कब का मैंने आपको बताया हुआ था कि अपने लेक्चर्स को साथ साथ प्रिपेयर करो।
चले खैर, इंशाल्लाह क्विज को इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ आ गई है कि भाई न्यूट्रिशनोमिक्स है क्या, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको क्विज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट रहो। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।